हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो चैप्टर 5 रहने वाला है, क्योंकि जो है लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया था और उसका टेस्ट भी जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया था। साथ ही साथ जो है टेलीग्राम पर जो है हमने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं चैप्टर 4 के। मतलब चैप्टर 4 जो आपका मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाला चैप्टर रहा है, मतलब धातु, अधातु और उपधातु वाला जो चैप्टर रहा है उसके नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसके भी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर जो है मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आज के टेस्ट की लिंक भी मिलेगी। तो वीडियो आप कंप्लीट देखें। जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आप जो है आज के टेस्ट को दे सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जितने भी मार्क्स आपको टेस्ट में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम देखते हैं आज का हमारा चैप्टर जो है 5, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एटम और मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु और अणुओं के ऊपर जो है आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। संपूर्ण जानकारी जो है आज हम प्राप्त करने वाले हैं कि किसे हम एटम कहते हैं, किसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम मतलब परमाणु, जिसके बारे में जो है अनेक साइंटिस्टों द्वारा सिद्धांत दिए गए, परमाणु की संरचना की जानकारी दी गई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया गया। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया गया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई और किस तरीके से फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई, इस पर भी जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु और अणु। तो देखिए सबसे पहला ये परिभाषा दी जाती है परमाणु की, क्योंकि नॉर्मली आपको यहाँ से परिभाषा थोड़ा सा देखना जरूरी है। अगर आप एक बार परिभाषा पढ़ लेंगे परमाणु की तो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले परमाणु शब्द या परमाणु की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो वो डाल्टन द्वारा दी गई थी। फिर उसके बाद आए थे आपके जे थॉमसन, जे थॉमसन के बाद आए थे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के बाद आए थे नील्स बोर। तो नील्स बोर लास्ट रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले जो जानकारी दी परमाणु के बारे में वो डाल्टन द्वारा दी गई। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, तो डाल्टन ने दिया है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम परमाणु किसे कहेंगे। देखिए एक सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सबसे, या आप ये बोल सकते हो अति सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो पहली बात तो आप ये याद रखें कि किसी भी पदार्थ, क्योंकि आप देखेंगे तो कोई भी वस्तु क्या है, किसी पदार्थ से मिलके बनी हुई है, तो उस पदार्थ का सबसे छोटा भाग भी होगा। जिस प्रकार से हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलके बनी है, तो हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या है, कोशिका है। ठीक है, तो उसी तरीके से पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु। तो उसकी परिभाषा आप क्या बोल सकते हो, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो परमाणु है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण होता है परमाणु। ठीक है, और ये आपको जानकारी होगी कि दो परमाणुओं से मिलके, कितने परमाणुओं से मिलके, दो परमाणुओं से मिलके एक अणु का निर्माण होता है। मतलब दो एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनता है, अणु बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। जब दो परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, सेकेंड आप एक और हाइड्रोजन ले लीजिए, दोनों को अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा H2, और ये जो H2 बना है ये क्या बन गया, आपका अणु बन गया। मतलब ये एटम, ये भी एटम, और ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। मतलब दो परमाणुओं की संरचना, दो परमाणुओं का हमने क्या किया, संयोग किया, दो परमाणुओं को मैंने आपस में जोड़ दिया तो एक क्या बन गया, एक अणु बन गया। दूसरी चीज आप क्या याद रखें कि जो परमाणु शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम, क्या बोलते हैं, एटम, ये एक शब्द से लिया गया है जिसको बोलते हैं एटोमियो। क्या कहा जाता है, एटोमियो, है ना, याद रखना एटोमियो।
एटोमियो शब्द से लिया गया है। एटम शब्द एटोमियो शब्द से लिया गया है। तो प्रश्न डायरेक्टली बनेगा कि जो एटम शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, तो एटम शब्द जो है एटोमियो शब्द से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक क्या बनता है, अणु बनता है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा मतलब अति सूक्ष्म सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक क्या हो गया, परमाणु, और एक और हाइड्रोजन लिया मैंने तो दो परमाणुओं को मैंने आपस में जोड़ा तो एक क्या बन गया, अणु बन गया। अब देखिए सबसे पहले परमाणु का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया है कि परमाणु में तीन चीज़ होती हैं आपकी, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परमाणु जो होता है गोल होता है। अब ये गोल होता है परमाणु, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो जे थॉमसन ने बताया था। अभी उसका मॉडल आएगा, जे थॉमसन का भी मॉडल आएगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। अभी आप ये समझिए कि जो परमाणु होता है उसका आकार कैसा होता है, गोल। उसके नाभिक में, है ना, ये नाभिक होता है, क्या होता है ये नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक। और इसके नाभिक में दो चीज़ होती हैं, नाभिक में दो चीज़ होती हैं, एक होती है आपकी प्रोटॉन, एक क्या होता है, प्रोटॉन, और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये याद रखना। न्यूक्लियस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, नाभिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक का शब्द तो आप न्यूक्लियस वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। दूसरा, नाभिक में दो चीज़ होती हैं, क्या क्या होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो बाहर की कक्षा होती है, ये जो बाहर की कक्षा होती है इसको आप कक्ष बोलते हो। क्या बोलते हो, कक्ष। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हो आप इसको, ऑर्बिट। क्या बोलते हो, ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट होता है इसमें चारों ओर इसमें क्या घूमते हैं, ऐसे ऑर्बिट में क्या घूमते रहते हैं, तो ऑर्बिट और भी बना सकते हो आप, है ना। ये जो ऑर्बिट हैं, इन ऑर्बिट में क्या घूमते हैं, तो इन ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु है उसके नाभिक के चारों ओर क्या चीज घूमती है, इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप अभी इसमें याद रखें, फिर हम बात करेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। लेकिन ये कॉमन जानकारी थी जो मैंने अब आपको दी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से हमको परमाणु की जानकारी मिलती रही है। परमाणु की जानकारी जैसे कि आप देखोगे तो सबसे पहले आते हैं आपके डाल्टन। तो पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं, डाल्टन के बारे में। फिर हमको पढ़ना है जे थॉमसन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में, है ना। और फिर लास्ट में जो अंतिम पढ़ना है वो नील्स बोर के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो परमाणु की जानकारी, सर्वप्रथम परमाणु की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो सर्वप्रथम परमाणु की जानकारी जो दी गई थी वो दी गई थी डाल्टन द्वारा। तो यहाँ पे पहला मैं लिख देता हूँ, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। अगर प्रश्न आए कि परमाणुवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो आंसर आएगा डाल्टन द्वारा दिया गया था। इन्होंने कुछ परमाणु की जानकारी हम तक पहुंचाई। अब वो जानकारी क्या क्या थी वो इम्पोर्टेंट है, वो सुनिए आप। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना। और उन अति सूक्ष्म कणों को डाल्टन ने क्या कहा, उन अति सूक्ष्म कणों को डाल्टन द्वारा एक शब्द दिया गया, परमाणु। क्या दिया गया,
परमाणु। तो ये चीज़ याद रखना। इन्होंने बोला कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये H है, ये H है, तो H क्या है? ये एक परमाणु है। अब आप इसको विभाजित कर सकते हैं क्या? अब आप इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो इसको अब जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि ये क्या है? परमाणु है। हाँ, कभी अणु होता तो हम अणु को दो परमाणुओं में तोड़ सकते थे, लेकिन क्या परमाणु को तोड़ा जा सकता है? तो परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें कौन भाग लेता है? जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें भाग कौन लेता है? तो उसमें जो है परमाणु ही भाग लेता है। कौन भाग लेता है? परमाणु। अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मैं बहुत सारी आपको क्रियाएं बताऊंगा, रासायनिक क्रियाएं, तो उसमें जो भाग लेगा वो कौन लेता है? परमाणु भाग लेता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में से निम्नलिखित कौन भाग लेता है? तो अणु होगा, परमाणु होगा, तत्व होगा। तो आपको सही आंसर क्या लगाना पड़ेगा? परमाणु, क्योंकि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेता है? भाग लेता है। फिर इसके साथ आप याद रखना, एक इसमें एक विशेषता और याद रखना आप, एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में कौन से परमाणु होंगे? केवल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे ना, केवल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। कोई दूसरे परमाणु हो सकते हैं क्या उसमें? नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस है, तो केवल उसमें हाइड्रोजन 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 ही होगा, और कोई दूसरे परमाणु उसमें नहीं होंगे। उसी तरीके से दो अलग अलग तत्वों के, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो HCl, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसमें? HCl। देखिए HCl अलग है ना, देखो हाइड्रोजन परमाणु इसमें अलग है और क्लोरीन परमाणु इसमें अलग है, तो ये अलग अलग तत्व हैं, इसलिए इनके परमाणु भी अलग अलग है। दो परमाणु हैं इसमें, हाइड्रोजन परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है। लेकिन हाइड्रोजन गैस में तो केवल हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। ऑक्सीजन गैस में केवल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। नाइट्रोजन गैस में केवल नाइट्रोजन के परमाणु होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही तत्व है, जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक ही तत्व है, तो अगर ऑक्सीजन है तो केवल उसमें ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, नाइट्रोजन है तो केवल उसमें नाइट्रोजन के परमाणु होंगे। लेकिन अगर आ गया HCl तो फिर इसमें दो परमाणु हो गए, H का भी परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु, दो परमाणु हो गए। तो अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु होते हैं, लेकिन एक ही तत्वों के एक ही परमाणु होते हैं। ये भी किसने बताया था? डाल्टन ने। ये जो विशेषताएं मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली पूछी जाती हैं और ये डाल्टन द्वारा दी गई थी। इसके साथ इन्होंने एक बात और बताई थी कि कभी भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। सबसे बड़ी विशेषता, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे कि मैं नॉर्मली H नहीं लिख सकता, ये तो हो गया आपका क्या? परमाणु। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2। अब बन गया ये अणु।
अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ता हूं तो वो दोनों हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके H2 बना लेंगे। H और H दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। मतलब वो स्वयं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, वो क्रिया कर लेते हैं और H2 के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि H2, ये अगर मैंने H और H की क्रिया कराई तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा H2, क्योंकि H कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। तो ये इतनी सारी विशेषताएं किसके द्वारा दी गई थी? डाल्टन द्वारा। एक बार विशेषताओं को रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, सबसे पहले देखिए आप कि डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे, कोई भी तत्व पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उन सूक्ष्म कणों को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। परमाणु कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं, और एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। अच्छा, अब परमाणु अलग अलग हैं तो कैरेक्टर भी अलग होंगे, तो गुण भी अलग होंगे ना, क्योंकि अलग अलग परमाणु हैं तो गुण भी अलग अलग होंगे। और सबसे बड़ी विशेषता, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। तो ये पूरी जानकारी किसके द्वारा दी गई? डाल्टन द्वारा। तो परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। इसके बाद आए जे थॉमसन। इसके बाद कौन आए? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन में आपको क्या याद रखना? जे थॉमसन, इन्होंने सबसे पहले परमाणु की संरचना की जानकारी दी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? तो जे थॉमसन द्वारा दी गई। तो याद रखना, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना की जानकारी की प्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो वो दी गई जे थॉमसन द्वारा। डायरेक्टली प्रश्न बनेगा कि परमाणु की संरचना, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? तो उसका आंसर आएगा जे थॉमसन द्वारा बताया गया। अब जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना क्या बताई? क्योंकि यहाँ पर डाल्टन ने केवल परमाणु के बारे में बताया, लेकिन परमाणु किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से होता है, ये जानकारी डाल्टन ने नहीं दी थी। ये जानकारी किसने दी थी? जे थॉमसन ने दी थी। हालांकि इनकी द्वारा दी गई जानकारी भी अधूरी थी, जिसको रदरफोर्ड ने पूरी किया। फिर रदरफोर्ड द्वारा दी गई जानकारी भी कम, उसमें भी जानकारी में भी कमी थी, तो फिर नील्स बोर द्वारा भी उसके अलावा कुछ अन्य जानकारी दी गई। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु गोल होता है। देखिए, हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि परमाणु गोल होता है, लेकिन ये जानकारी हमको कहाँ से मिली? जे थॉमसन के यहाँ से मिली। तो जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु गोल होता है, इस तरीके से परमाणु गोल होता है। और परमाणु के अंदर ऐसे आपको ऋण आवेश देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ऋण आवेश देखने को मिलता है, चारों ओर बिखरा हुआ ऋण आवेश आपको देखने को मिलता है। ये सबसे पहले किसने बताया? जे थॉमसन ने, है ना। अच्छा, ये जे थॉमसन द्वारा जो परमाणु की जानकारी दी गई थी, उस समय इन्होंने बताया था, इस संरचना को जो नाम दिया था वो नाम दिया था फ्लंग पुडिंग मॉडल। प्लंग पुडिंग मॉडल। ये जो प्लंग पुडिंग मॉडल है, ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? जे थॉमसन द्वारा। ये तो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसी को आप समझिए हिंदी में। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब हमने परमाणु को काटा, इनके द्वारा कहने का मतलब ये है, जे थॉमसन ने ये जानकारी दी थी कि जब आप परमाणु को काटेंगे तो आपको तरबूज के समान संरचना देखने को मिलती है। तरबूज में किस तरीके से, जब हम तरबूज को काटते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? रेड तरीके का तरबूज आपको दिखाई देता है, और बीच बीच में आपको क्या दिखाई देते हैं? बीज दिखाई देते हैं। तरबूज को आप काटेंगे तो तरबूज आपको कैसा दिखाई देगा? तरबूज दिखाई देगा रेड कलर का। पूरा तरबूज कैसा होगा? रेड होगा, और बीच बीच में आपको क्या दिखाई देंगे? बीज दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जब आप परमाणु को काटेंगे तो परमाणु के बीच वाले भाग में, ये जो बीच वाला भाग है,
यहाँ आपको धन आवेश देखने को मिलेगा। क्या आवेश देखने को मिलेगा? धन आवेश, मतलब प्लस चार्ज देखने को मिलेगा। और जो बीच बीच में ऐसे ऋण आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जैसे बीज होते हैं ना, तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जे थॉमसन ने कि परमाणु गोल होता है। जब आप परमाणु को काटेंगे तो परमाणु में आपको रेड तरीके का माल दिखाई देगा, और जो वो रेड मटेरियल होगा, है ना, रेड मटेरियल जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो प्लस चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लस चार्ज कहलाएगा। और बीच बीच में जो बीज होंगे वो कौन सा चार्ज कहलाएगा? वो माइनस चार्ज कहलाएगा। और इन्होंने ये भी बताया कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। और आपको भी पता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर बराबर हो तो कोई भी परमाणु क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। अगर कोई धनावेश भी है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश कैंसल हो जाता है और परमाणु क्या बन जाएगा? उदासीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उदासीन। अब ये तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखें। प्लंग पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जे थॉमसन द्वारा दिया गया। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका हिंदी में नाम क्या था, तो इसको कहा जाए तरबूज के समान संरचना। कैसी? तरबूज संरचना, तरबूज संरचना, है ना। या आपसे पूछ लिया जाए तरबूज संरचना किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन द्वारा दिए गए परमाणु संरचना को तरबूज संरचना कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उदाहरण लिया था तरबूज का। अगर प्लंग पुडिंग मॉडल भी पूछा तो भी जे थॉमसन का ही है। अब देखिए, इन्होंने हमको इतनी जानकारी दे दी कि एक जो है गोल परमाणु होता है जिसमें धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज होते हैं उसी तरीके से इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले संरचना किसने दी थी? जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने संरचना दी, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी और आपको बता देते हैं कि जे थॉमसन द्वारा ये जो जानकारी दी गई थी ये अधूरी जानकारी थी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीच में बीज के समान धसे होते हैं, तो इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया था वो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है विफल। यहाँ पे क्या हो जाता है? विफल। फिर इनके बाद जो परमाणु के बारे में जानकारी देने के लिए जो आए वो आए आपके पास रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। इसके बाद जो परमाणु की जानकारी हम तक पहुंचाई वो किसने पहुंचाई? वो रदरफोर्ड ने पहुंचाई। और रदरफोर्ड ने ही बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है। जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है। देखिए डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने ये बताया कि भाई परमाणु होता है, ये केवल डाल्टन बता पाए। परमाणु गोल होता है, परमाणु के अंदर धनावेश होता है, परमाणु के अंदर ऋणावेश होता है। ये किसने दिया? ये हमको जे थॉमसन ने बता दिया। तरबूज के समान संरचना होती है, जे थॉमसन ने बता दिया। अब आए कौन? रदरफोर्ड। अब कौन आए हमारे पास? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। या इसको बोल सकते हैं अल्फा कण प्रकीर्ण सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। देखिए रदरफोर्ड ने पहले प्रयोग किया, तब जाके वो जानकारी दे पाए कि परमाणु कैसा होता है। क्योंकि यहाँ तक तो अब जे थॉमसन बता चुके थे कि परमाणु गोल होता है, लेकिन उन्होंने अच्छे से जानकारी ये नहीं दे पाए कि धनावेश कहाँ होता है और ऋणावेश कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कर दिया स्थायी, जबकि इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर गति करते हैं, स्थायी नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी होते हैं जो नाभिक में होते हैं। अब आते हैं आपके रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया
और यहाँ पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने अल्फा कणों का उपयोग किया। जैसे होता है ना अल्फा कण, बीटा कण और गामा, अल्फा बीटा किरणें जो होती है ना, तो उन्होंने अल्फा कणों का इस्तेमाल किया। अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेश होते हैं। याद रखना, अल्फा कणों के ऊपर कौन सा आवेश लगा होता है? अल्फा कणों के ऊपर धन आवेश लगा होता है। कौन सा आवेश लगा होता है? धन आवेश लगा होता है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसे अपना प्रयोग दिया और किस तरीके से इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, नाभिक ठोस होता है। ये जानकारी किसने दी? रदरफोर्ड ने दी। कैसे दी वो देखिए। सबसे पहले इन्होंने प्रयोग करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया और उस मशीन के अंदर इन्होंने अल्फा कणों को भर दिया। किनको भर दिया? अल्फा कणों को भर दिया। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने एक मशीन ली जिसके अंदर कौन से कण थे? अल्फा कण स्रोत। आप ये बोल सकते हो कि ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जिसमें से बहुत सारे अल्फा कण ऐसे निकलेंगे, बहुत सारे अल्फा कण इसमें से निकलेंगे, ठीक है। और उन्होंने सामने क्या रख दिया? सामने उन्होंने एक तरीके की जो है पत्ती रखी, एक तरीके से एक बहुत पतली गोल्ड आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड एक ऐसा तत्व होता है जो सबसे ज़्यादा तन्य होता है और आघात वर्धनीय होता है। मतलब सबसे ज़्यादा उसको लॉन्ग किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा है ना खींचा जा सकता है, और सबसे ज़्यादा चोट सहने की क्षमता भी किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी गोल्ड में। तो यहाँ पर गोल्ड का परमाणु लिया। जैसे कि आपको भी पता है कि परमाणु को नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक इमेज फॉर्म में उन्होंने ऐसा समझा कि यहाँ एक परमाणु रखा है। उन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक छोटी सी जो है गोल्ड की प्लेट रख दी, बहुत पतली। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की प्लेट को बहुत पतला किया जा सकता है, गोल्ड को बहुत पतला किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ गोल्ड की एक छोटी सी पतली जो है बहुत पतली पन्नी टाइप की रखी है ना, यहाँ पर गोल्ड। अब क्या किया? गोल्ड के बाद उन्होंने यहाँ पर एक प्लेट लगाई, चारों तरफ क्या लगाई? एक प्लेट लगाई। अब ये जो प्लेट उन्होंने लगाई वो लगाई उन्होंने ZnS की। किसकी प्लेट लगाई? ZnS की प्लेट लगाई। ये जो ZnS की प्लेट लगाई, ये क्यों लगाई गई? ताकि जब कोई भी अल्फा कण यहाँ से निकले, परमाणु से टकराने के बाद फिर इस प्लेट से टकराएगा, तो वो दिखाई देगा कि हाँ कोई अल्फा कण इस प्लेट से टकरा रहा है। तो उन्होंने एक प्लेट का यूज़ किया। अब ये जो प्लेट का यूज़ किया, इसका नाम क्या रखा उन्होंने? जिंक सल्फाइड, या इसमें जिंक सल्फाइड का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? जिंक सल्फाइड का। तो आपसे पूछा जाए कि जो रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग किया गया था उसमें किस प्रकार की प्लेट का इस्तेमाल किया गया था, तो आप बोलना जिंक सल्फाइड। कौन सी प्लेट? जिंक सल्फाइड का उपयोग किया गया। फिर उन्होंने जो परमाणु का उपयोग किया, जो यहाँ पर एक छोटा सा परमाणु रखा था, क्योंकि नॉर्मली छोटा ही परमाणु होगा, आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकती, तो उन्होंने ये जो छोटा सा परमाणु रखा, उस पर कौन सा परमाणु था? वो तो गोल्ड का परमाणु था, है ना। याद रखना, गोल्ड का परमाणु रखा। अब उन्होंने क्या किया? यहाँ से अल्फा कणों को छोड़ा, इस मशीन से अल्फा कणों को छोड़ा। अल्फा कणों को जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने 3-4 स्थिति देखी, यहाँ पर खास तौर पर 3 स्थिति देखी। उन्होंने क्या देखा? क्योंकि उनको ये परमाणु तो दिखाई दे नहीं रहा था, उनको केवल क्या दिखाई दे रही थी? ये प्लेट, केवल ये प्लेट दिखाई दे रही थी और ये मशीन दिखाई दे रही थी। अल्फा कण भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अल्फा कण जब किसी सतह से टकराते हैं तो वो लाइट उत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रयोग हुआ। जब उन्होंने यहाँ से अल्फा कणों की बौछार कराई तो अल्फा कण यहाँ से निकले, कुछ अल्फा कण यहाँ से निकले तो डायरेक्टली सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण यहाँ से जाते हुए इस परमाणु से टकराए और यहाँ टकराने लग गए, और ना इस तरीके से कुछ अल्फा कण परमाणु से टकराकर इस तरीके से टकराने लग गए, है ना। और कुछ परमाणु सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए,
कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण परमाणु से टकराकर इस प्लेट की ओर टकराने लग गए और कुछ अल्फा कण जो हैं वापस रिटर्न आ गए। कुछ अल्फा कण जो हैं रिटर्न आ गए उसी स्रोत की ओर, उसी मशीन की ओर। अब ये उनको कैसे पता चला? क्योंकि अल्फा कण तो दिखाई नहीं देते हैं और परमाणु भी दिखाई नहीं देता, उन्होंने तो केवल रखा था। देखिए नॉर्मली क्या था, जब यहाँ से अल्फा कण निकल रहे थे तो वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे ही वो परमाणु से टकराते थे वो भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन परमाणु से टकराने के बाद जब वो इस प्लेट से टकराते थे तो लाइट उत्पन्न करते थे, तो उनको ये जानकारी हो गई कि यहाँ पर परमाणु है और अल्फा कण उन परमाणु से टकराकर अपना रास्ता बदल रहे हैं। मतलब अपना रास्ता, अल्फा कणों को कहाँ जाना था? डायरेक्टली सीधा। कुछ अल्फा कण सीधे जा रहे थे, सीधे, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते थे, कुछ अल्फा कण उस परमाणु से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाते थे, इस तरीके से यहाँ टकराते थे, ऐसे टकराते थे। और कुछ अल्फा कण, मतलब बहुत कम अल्फा कण डायरेक्ट मशीन की ओर वापस चले जाते थे, जहाँ से अल्फा कण आ रहे थे वहीं कुछ अल्फा कण वापस चले जाते थे। तो इस तरीके से 3 स्थिति देखने को मिली। तो उन्होंने फिर क्या दिया? परमाणु का आकार बताया, परमाणु की संरचना बताई। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु, पहली बात तो परमाणु गोल है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई? परमाणु गोल है। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब मैं अल्फा कणों की बौछार करवाता हूं तो अल्फा कण क्या होते हैं, बहुत, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 2000 अल्फा कण भेजे तो उसमें से केवल एक ही अल्फा कण रिटर्न आता है परमाणु से टकराने के बाद, और बाकी के अल्फा कण, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण परमाणु से टकरा के अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो 3 स्थिति उन्होंने निकाली। वो 3 स्थिति ऐसी निकाली कि जब कुछ अल्फा कण, उन्होंने ये देखा कि जब कुछ अल्फा कण उस परमाणु के बिल्कुल सेंटर में जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला भाग ठोस है। उन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा कण बिल्कुल बीच में जाते हैं तो टकराने के बाद वापस आ जाते हैं। उन्होंने ये देखा कि जब कुछ अल्फा कणों को हम भेजते हैं परमाणु की ओर तो उसमें से, या आप ये बोल सकते हो कि 2000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण ही रिटर्न आता है, लेकिन रिटर्न आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला भाग कैसा है? ठोस है। हालांकि बीच वाला भाग नाभिक उन्होंने नाम दिया, जो बहुत छोटा होगा, तभी तो 2000 में से केवल एक ही कण वापिस आ रहा है, एक ही अल्फा कण वापिस आ रहा है। बाकी अल्फा कण या तो कुछ सीधे निकल जाते हैं, कुछ रास्ता बदल लेते हैं। उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण बिल्कुल परमाणु के नाभिक में जा रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं, वो टकरा के वापस आ जाते हैं। मतलब परमाणु का बीच वाला भाग कैसा है? ठोस है। फिर उन्होंने देखा कि जब मैं उस नाभिक के आसपास, मतलब बीच वाले सेंटर के आसपास जब किसी अल्फा कण को भेजता हूं तो अल्फा कण क्या कर लेते हैं? अपना रास्ता बदल लेते हैं। जैसे ही अल्फा कण नाभिक के चारों ओर टकराते हैं, ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर टकराते हैं तो वो अपना क्या कर लेते हैं? रास्ता बदल लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के आसपास का भाग भी ठोस है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, क्योंकि टकरा के वापस नहीं आ रहे हैं, वो अल्फा कण टकरा के रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने परमाणु के चारों ओर बिल्कुल बाहर वाले एरिया में अल्फा कणों को भेजा तो उन्होंने ये देखा कि जब सबसे बाहरी एरिया में हम अल्फा कणों को भेजते हैं तो वो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, तो वो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। मतलब इस तरीके से समझिए, आप इसको इस तरीके से समझिए। उन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए ये कोई गोल्ड की प्लेट है, सोने की प्लेट है, इसमें क्या लगे हुए हैं? इसमें परमाणु लगे हैं। जब उन्होंने कुछ अल्फा कणों को भेजा तो अल्फा कण, एक अल्फा कण टकरा के वापिस आ जाता है। मतलब बीच वाला भाग कैसा है? बीच वाला भाग ठोस है। फिर उन्होंने देखा कि उस ठोस भाग के आसपास अगर मैं अल्फा कणों को भेजता हूं तो अल्फा कण उस आसपास वाले भाग से टकराकर रास्ता बदल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बाहर वाला भाग है, जब वहां अल्फा कणों को भेजा जाता है तो वो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। तो इससे 3 जानकारी मिलती है। पहली जानकारी ये मिलती है कि जो परमाणु होता है उसका बीच वाला भाग, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया? नाभिक, ये कैसा होता है? ठोस होता है। तो पहली बात, नाभिक की खोज किसने की? नाभिक के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। नाभिक ठोस होता है, किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। फिर इन्होंने बताया कि उसके नाभिक के आसपास वाला भाग कैसा होता है? अर्ध ठोस, पूरा ठोस नहीं होता है,
अर्ध ठोस होता है, आधा ठोस होता है, तभी तो परमाणु जो अल्फा कण है वो टकरा के रास्ता बदल लेते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो परमाणु का बाहरी भाग होता है, ये देखिए, ये जो बाहर वाला भाग होता है, ये बाहरी भाग जो होता है, जब यहाँ अल्फा कणों को भेजा जाता है तो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, मतलब परमाणु का बाहरी भाग खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है, मतलब परमाणु का बाहरी भाग कैसा होता है? खोखला होता है। हालांकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, नाभिक तो बहुत छोटा होता है, नाभिक तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये पूरी रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसकी जानकारी इन्होंने दी थी। ठीक है, 3 जानकारी इन्होंने निकाली। सबसे पहले इन्होंने नाभिक के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जब नाभिक ठोस होता है इसलिए तो अल्फा कण उस नाभिक से टकरा के वापस आ जाता है। अच्छा, कुछ अल्फा कण जो हैं नाभिक से टकराकर जो हैं, कुछ अल्फा कण नाभिक के आसपास टकराकर जो है क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो उन्होंने ये जानकारी निकाली कि अल्फा कण कैसे होते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं? पॉजिटिव, है ना। और पॉजिटिव चीज किससे प्रतिकर्षित होगी? पॉजिटिव चीज से ही होगी। मतलब धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण तो नाभिक से दूर भाग रहे हैं और अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। इसका मतलब नाभिक भी कैसा होगा? धनावेशित होगा। तभी तो धनावेश और धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे ही अल्फा कण नाभिक के पास जाते हैं तो वो नाभिक से दूर चले जाते हैं। मतलब अल्फा कण भी धनावेश होते हैं और नाभिक भी धनावेशी होगा। तो नाभिक धनावेश होता है, ये भी सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ये भी किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। इसके बाद एक चीज और याद रखें आप, ये तो सारी चीजें आपको पता चल गई हैं कि नाभिक के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो रदरफोर्ड ने दी। नाभिक ठोस होता है, ये भी रदरफोर्ड ने बताया। और नाभिक का और परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। लगभग जो नाभिक है ना वो ठोस होता है और उसके आसपास का थोड़ा सा भाग ठोस होता है, लेकिन बाकी जो भाग बचा परमाणु का वो सब कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक है, ये किसने बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया। अच्छा, ये जो नाभिक है, अच्छा ये जो परमाणु है, परमाणु को नापने की इकाई, परमाणु को मापने की इकाई, मापने की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। परमाणु को मापने की इकाई हम किस में लेते हैं? तो हम लेते हैं एंगस्ट्रॉम में। किस में लेते हैं? एंगस्ट्रॉम में। किस में लेते हैं? एंगस्ट्रॉम में। परमाणु को मापने की इकाई किस में ली जाती है? एंगस्ट्रॉम में ली जाती है। और परमाणु की जो मापने की इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का संकेत क्या होता है? ए डॉट, ये होता है एंगस्ट्रॉम का संकेत। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु बहुत छोटा होता है, क्योंकि परमाणु नॉर्मल आइज से हम नहीं देख सकते, तो परमाणु को मापने की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है, जिसका संकेत ए होता है। और इसका आकार कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। माइनस का मतलब आप समझ सकते हैं, मीटर को आपको माइनस में लेके जाना है ना। और कितने टाइम लेके जाना है? 10 की पावर -10, है ना। 10 की पावर -10 आप समझ सकते हैं कि आपको 10 × 10 × 10 × 10 × 10 टाइम करना है। मतलब 10 के ऊपर 10 की घात, मतलब 10 का गुणा 10 बार कीजिए, जो आंसर आएगा मीटर को इतने भाग में बांट दीजिए और उसमें से एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? 1 एंगस्ट्रॉम कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से परमाणु के आकार को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम में ली जाती है। और एक और याद रखें, नाभिक को मापने की इकाई, किसको? नाभिक, नाभिक को मापने की इकाई, मापने की इकाई, नाभिक को मापने की इकाई किस में ली जाती है? फर्मी में ली जाती है। ये डायरेक्टली प्रश्न बनता है, किस में ली जाती है? फर्मी में ली जाती है ना। तो नाभिक को मापने की इकाई किस में ली जाती है? फर्मी में ली जाती है। और जो 1 फर्मी बराबर होता है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15, 10 के ऊपर -15 की घात,
मीटर। अब आप समझिए ये भी कितनी छोटी यूनिट हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको नॉर्मली बताऊं 10 की पावर 2, तो आप क्या बोलोगे 10 की पावर 2? आप बोलोगे सर 100 हो गया। लेकिन यही चीज़ मैं बोल दूं कि 10 की पावर -2, तो आप बोलोगे सर ये -100 हो गया, -100 हो जाएगा वो, मतलब आपको माइनस में लेके चलना है उसको, है ना। उसी तरीके से समझिए कि ये 10 की पावर -15 है, 10 के ऊपर -15 की घात, तो आपको कितने टाइम नीचे जाना है और उसके बाद उस मीटर को इतने पार्ट में डिवाइड करना है, तब जाके आपका एक फर्मी बनेगा। तो नाभिक को मापने की इकाई फर्मी होती है और परमाणु को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर और एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। अब ये हमको जानकारी किसके द्वारा दी गई? ये पूरी जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी जानकारी जो दी गई थी वो रदरफोर्ड द्वारा दी गई थी। और इसी के साथ रदरफोर्ड का मॉडल, कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का मॉडल भी विफल हुआ और उसको और अच्छा करने के लिए, और अच्छे से जानकारी देने के लिए कौन आए हमारे पास आए नील्स बोर। नील्स बोर द्वारा फिर और अधिक हमको जानकारी दी गई परमाणु की संरचना के बारे में। अब रदरफोर्ड की क्या कमी थी जिसको नील्स बोर ने कंप्लीट किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने बोला था कि ये परमाणु होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर घूमेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब नॉर्मली आप भी हैं कि अगर आप एक ग्राउंड के चक्कर लगाएंगे तो धीरे 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 आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन इस राउंड में चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम, और एक समय बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहाँ जाने लग जाएंगे, नाभिक की ओर। और जब ये नाभिक की ओर जाएंगे तो कुछ समय के बाद पूरे इलेक्ट्रॉन अंदर नाभिक में चले जाएंगे और परमाणु खत्म हो जाएगा। और परमाणु क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब फिर परमाणु खत्म हो जाएगा तो अणु खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई पदार्थ ही नहीं बचेगा, और ऐसा संभव नहीं है। तो ये यहाँ पर इनकी थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। अब इनकी थ्योरी को सुधारने के लिए, रदरफोर्ड द्वारा दिए गए थ्योरी को सुधारने के लिए कौन आए, नील्स बोर। तो अब हम पढ़ते हैं नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर, जो नील्स बोर थे, इन्होंने सबसे पहले हमको क्या बताया कि परमाणु होता है, ये बात भी ठीक है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ये बात भी ठीक है। मतलब ये उन्होंने पूरी बात कॉमन मानी, सभी की मानी उन्होंने कि हाँ ठीक है, परमाणु गोल होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन। ये भी उन्होंने माना नील्स बोर ने। लेकिन ये नहीं माना कि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूमते हैं। उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी कक्षाएं बनी होती हैं, एक ही कक्षा नहीं होती है। मतलब उनको घूमने के लिए पर्टिकुलर एरिया होता है उनका घूमने का, है ना। तो उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, ये जो मैं आपको बना रहा हूँ ना सर्कल, ये सर्कल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये सर्कल के बारे में सबसे पहले जानकारी नील्स बोर द्वारा दी गई थी कि भाई जो आपका परमाणु होता है तो परमाणु के अंदर ऐसी कक्षाएं बनी होती हैं। कैसी बनी होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। इन कक्षाओं के नाम भी दिए गए इनके द्वारा, इन कक्षाओं के क्या दिए गए, नाम भी दिए गए। उन्होंने KLMN कक्षाओं के नाम भी दिए। फिर उन्होंने बताया कि इन कक्षाओं के अंदर ही कौन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये हो गया नाभिक, है ना। और उन्होंने क्या बताया, ऐसी कक्षाएं बनी होती हैं, चारों ओर क्या बनी होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। और इन कक्षाओं में और इन कक्षाओं के बाहर, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऐसा बोला उन्होंने कि नाभिक में तो हो गया प्रोटॉन, नाभिक में हो गया न्यूट्रॉन, और यहाँ हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सबसे पहले किसने बताया, ये कक्षाओं के बारे में किसने बताया, तो कक्षाओं के बारे में बताया नील्स बोर ने। इन कक्षाओं के नाम दिए गए। पहली कक्षा को उन्होंने नाम दिया K, दूसरी कक्षा को उन्होंने नाम दिया KL, तीसरी को M और चौथी को N।
तो KLMN इन्होंने जो है उनकी कक्षाओं, ये कक्षाएं बनाई और इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। और इन कक्षाओं के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। कक्षाएं कैसी होती हैं? KLMN, आगे बढ़ते जाएगा है ना, KLMNOPQRST, ऐसी आप सेल बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने इतनी जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी कक्षा में ही घूमेगा, तो इसकी एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अपनी कक्षा में घूमेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अपनी कक्षा में घूमेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अपनी कक्षा में घूमेगा। तो जब वो अपनी ही कक्षा में घूमेंगे तो उसकी एनर्जी क्या नहीं होगी? वेस्ट नहीं होगी और पर्टिकुलर घूमता रहेगा, कंटिन्यू परमाणु का अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी इनके द्वारा दी गई थी नील्स बोर के द्वारा। नील्स बोर ने एक सूत्र भी दिया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए एक सूत्र दिया गया था। और उनके द्वारा जो सूत्र दिया गया था वो था आपका 2n²। क्या था? 2n²। जैसे कि देखिए ये पहली से कक्षा है तो इसको क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा n। ये नंबर है, ये पहला नंबर मतलब पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, इस तरीके से सेल बनती जाएंगी। इसको मैं बोल सकता हूँ n बराबर 1, इसको बोल सकता हूँ n बराबर 2, इसको बोल सकता हूँ n बराबर 3 और इसको बोल सकता हूँ n बराबर 4। तो इन्होंने अब एक सूत्र दिया कि किस कक्षा में, जैसे कि K, मैं आपसे पूछूं K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप बोलोगे सर K मतलब एक नंबर मतलब n बराबर 1 और n बराबर 1 है तो मैं यहाँ 1 रख दूंगा इस फॉर्मूले में, तो 2 × 1⁻², तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2 1⁻², आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। मतलब इसके कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर अगर मान लो मैं सेकंड वाला निकालना चाहता हूँ, सेकंड वाला मतलब K के बाद क्या आएगा? K के बाद आएगा L। अगर मैं L निकालना चाहता हूँ तो L के लिए मुझे n का मान क्या मिलेगा? 2। n का मान क्या मिलेगा? 2। तो मैं यहाँ अब n की जगह क्या रख दूंगा? इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा। और जब n की जगह 2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 8। आंसर क्या आएगा? 8। मतलब दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं तीसरी वाली में लिखना चाहूँ इसी फॉर्मूले में 2n², इसी में अब मैं कौन सी सेल? तीसरी सेल, और तीसरी सेल के लिए n बराबर क्या होगा? 3। तो मैं लिख दूंगा 2 × 3⁻², आंसर क्या आ जाएगा? 18। क्या आ जाएगा? 18। और जब मैं 4 के लिए करूंगा तो 2n की जगह क्या लिखूंगा अब मैं? 4, क्योंकि चौथी सेल निकाल रहा हूं ना मैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो n बराबर 4 मतलब 4⁻², 4⁻² मतलब 16 और 16 दूनी 32, तो इसमें कितने होंगे? 32। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी सेल में 8 होते हैं, तीसरी सेल में 18 होते हैं और चौथी सेल में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ये नील्स बोर द्वारा जो है जानकारी दी गई थी। तो कक्षाओं के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। ये जो कक्षाएं दी गई थी KLMN, ये किसने बताया? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में भी बताया और उसके लिए एक सूत्र भी दिया। वो सूत्र कौन सा है? 2n²। और n का मतलब क्या होता है? नंबर। नंबर क्या ले हुए आप? सेल का नंबर, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। तो कैसी भी सेल हो, कितनी भी सेल हो और कितनी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ये किसने दिया था हमको जानकारी? ये हमको जानकारी दी थी नील्स बोर ने। अब हम इसका कुछ निकालते हैं तोड़ इस तरीके से कि हमने ये चीज़ तो पढ़ ली, अब हमको चाहिए फैक्ट। और वो फैक्ट जो कंटिन्यू पेपर में पूछे जाते हैं वो फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और किसका मान कितना होता है, क्योंकि मान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉर्मली है पूछ लिया जाता है। बट देखिए सबसे पहला प्रश्न, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? नाभिक की खोज किसने की? तो आप बोलोगे नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने।
किसने की? रदरफोर्ड ने। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की जो खोज की गई थी वो की गई थी गोल्डस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन द्वारा जो है किसकी खोज की गई थी? प्रोटॉन। अब सोचिए, नाभिक की खोज किसने कर ली? रदरफोर्ड ने। और नाभिक के अंदर ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन रदरफोर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर पाए। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। और जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर ली तो वो न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर पाए, और न्यूट्रॉन की खोज कर दी चैडविक ने। किसने कर दी? चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दी? अब न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की आपकी चैडविक ने। किसने की? चैडविक। तो चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो जे थॉमसन ने की। किसने की? जे थॉमसन ने। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, है ना। थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो यहाँ पर समझिए बातचीत। देखिए, सबसे पहले नाभिक के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड नाभिक के अंदर क्या होता है ये नहीं बता पाए। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है। सबसे पहले प्रोटॉन के नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, ये किसने बताया? गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया। ये पॉइंट याद रखना। अगर प्रश्न बनता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, आंसर आएगा गोल्डस्टीन ने की। लेकिन प्रश्न बनता है कि प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो वो रदरफोर्ड ने दिया। थोड़ा सा अंतर है, याद रखना। फिर अच्छा, प्रोटॉन की खोज हो गई नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर ही क्या होता है? न्यूट्रॉन। लेकिन गोल्डस्टीन ने तो प्रोटॉन की खोज कर दी, लेकिन वो न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर पाए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने कर दी। अब देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है। अब आते हैं जे थॉमसन, और इन्होंने क्या कर दिया? नाभिक के चारों ओर देखा तो उनको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम थोड़े से मान याद रख लेते हैं, क्योंकि मान कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं, है ना। किसका मान कितना होता है, कौन सबसे हल्का होता है और कौन सबसे भारी होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो याद रखना, इसकी खोज देखो, ये तो क्या हो गया? चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने। फिर हम बात करते हैं कि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है। ये तो इसका चार्ज होगा पॉजिटिव। इसका मास कितना होता है? मास जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 31 kg। ये किसका मान होता है? माइनस में है, याद रखना। ये किसका मान होता है? इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है, मतलब मास, द्रव्यमान। फिर बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन। किसकी बात करते हैं? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो प्रोटॉन की खोज की गई गोल्डस्टीन द्वारा। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दी। और प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो कितना होता है? वो होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27, मतलब माइनस 27 kg। ये मान किसका होता है? प्रोटॉन का। अब देख लेते हैं लास्ट कौन सा बचा आपका। लास्ट जो आपका बचा है उसको भी देख लेते हैं। आपका जो रह जाएगा न्यूट्रॉन। क्या रह जाएगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? उदासीन।
न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की, है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की और न्यूट्रॉन का जो मान होता है वो 1.664 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है ना। 1.664 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये किसका मान होता है, न्यूट्रॉन का। अब सुनिए, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, सबसे भारी, है ना। सबसे भारी क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है ना। तो ये 2 पॉइंट और याद रखना कि न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। बाकी इनके मान भी याद रखना, इनके साइंटिस्ट के नाम भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू प्रश्न आते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। प्रोटॉन का मान 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है और न्यूट्रॉन का मान 1.664 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। सबसे भारी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत याद रखना है और टेस्ट की जो लिंक रहेगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट लगाएं और जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।